कि ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया में आ रहे हैं। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, या आप समझते हैं कि ईरान जो है, इंडिया जो है वो ईरान और अमेरिका में के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में बैक चैनल पे काम कर रहा है, और पर्टिकुलरली वो जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें इंडिया ईरान बार बार कह चुका है, और आईईए के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी जो वेरीफाई करने आते थे उनके इंस्पेक्टर का कोऑपरेट करता रहा है। इस बात में आप समझते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो इस हवाले से अमेरिका और ईरान को नजदीक लाने में एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी शिया लॉबी है, ये भी मैंने स्टडी किया है। तो काइंडली जरा हमें थोड़ा सा इस हवाले से जरा बताइएगा, और इंडिया ईरान में क्या कोई नई डायमेंशन आ रही है उस हवाले से। बाकी मैं सवाल तो आपसे करूंगा जी। चीमा साहब, काफी हद तक आपका एनालिसिस ठीक है, काफी हद तक इसमें चीमा साहब ऐसा है कि डेफिनेटली इंडिया इज प्लेइंग अ रोल, और मैं अगर इसको आसान लफ्जों में समझाऊं आपकी ऑडियंस के लिए, तो इंडिया इज डूइंग इज बेट्स टू मेन स्ट्रीम ईरान। जो ईरान 1979 के बाद आइसोलेट हो गया था, तो इंडिया की देखिए, इंडिया की बातचीत अमेरिका से भी है, इजराइल से भी है, सऊदी अरब से भी है, यूएई से भी है, थोड़ी बहुत कतर से भी है, ज्यादा नहीं पर ठीक है, और ईरान से भी है। इंडिया, ऐसे बहुत कम मुल्क हैं जिनकी सबसे बनती है और सबसे अच्छी बनती है, अच्छी वाली बनती है जिनसे। तो इंडिया इस रिलेशनशिप का फायदा उठा रहा है ईरान को मेन स्ट्रीम करवाने के लिए। तो क्या इंडिया बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है? वो तो आपने खुद ही बोला, इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, एनएसए, ये सब लोग मिल रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल्स। और आपने उस दिन बड़ा एक पर्टिनेंट आपने देखा था, कहाँ उनका फॉरेन मिनिस्टर बैठा था, कहाँ मोदी जी बैठा था। इंडिया इज गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू ईरान, और हमारे जो ताल्लुकात हैं in diplomacy these things become important, maybe not in geopolitics but in diplomacy, that civilizational जो हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया की जो सबसे प्रॉस्परस माइनॉरिटी है, जो कि खुद को अपनी माइनॉरिटी नहीं कहती, जबकि दे आर लेस देन 1%, आर द पारसीज। आपने whether it is Ratan Tata, right, or whether it is Field Marshal Sam Manekshaw, or whether it is so many people. I mean, अगर जो पारसीज की जो सक्सेस स्टोरी है इंडिया में, अगर मैं आपको बताता चलूं तो चीमा साहब एक नया प्रोग्राम 30 मिनट का करना पड़ेगा, उसमें भी नहीं होगा। एंड दे आर अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इनसाइड इंडिया। ये पारसीज ईरानियंस हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हैं ये, और ये ईरान से ही आए थे। वहां से ये लोग भाग के फिर गुजरात सेटल हो गए, तो ये एक किस्म की गुजराती ही बोलते हैं ये लोग, एंड दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल। हैविंग सेड दैट, so these are our civilizational contacts with Iran. दूसरी चीज ये है कि इंडिया, आइडियल सिचुएशन इंडिया के लिए क्या रहती है चीमा साहब? आइडियल सिचुएशन ये रहती कि अटारी से वागा, वागा से आगे। जो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जिसका आपने जिक्र भी करा, चीमा साहब, एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट अ कनेक्ट विथ ईरान और रशिया, इट्स ऑल्सो अ कनेक्ट विथ ईस्टर्न यूरोप। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, सो व्हाट इंडिया हैज डन, एंड वो ट्रायल रन कंप्लीट हो गया, इंडिया ने ट्रायल रन कंप्लीट कर दिया है, एंड इट इज मच चीपर, मच फास्टर। तो ये जो तेल इंडिया आएगा वो सिर्फ रूस से नहीं आएगा, कल ये तेल दोबारा ईरान से भी आएगा। एंड आवर एंटायर बिजनेस थोड़ा सा सर्किटस हो गया, क्योंकि हमें यह था कि पाकिस्तान आज अग्री कर जाए, फिर कल कोई डिस्पेंसेशन पाकिस्तान में आए जो बोले जब बंद कराओ कश्मीर के चलते ना, शट डाउन एवरीथिंग, तो हम फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो व्हाट वी आर डूइंग इज टू थिंग्स। भारत दो चीजें कर रहा है। एक तो भारत ने खुद दुनिया को एक रोड मैप दिखा दिया कि इस तरीके से हो सकता है, और हमने अपना पैसा लगा के, अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा के, अपनी इक्विटी जमीन पर लगा के हमने आपको दिखा दिया कि दिस इज। दूसरी चीज दुनिया को भारत ये कह रहा है कि क्योंकि हमने कर दिया आप भी कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, वी विल फैसिलिटेट, आप आ जाओ। वो जो रेलवे कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं आप उसको यूज करें, आप हमारे सी पोर्ट जो हमने चाबार में बनाया उसको यूज करें। ये रशिया है, ये थोड़ा सा निम्बल डिप्लोमेटिक फुटवर्क करके ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए, बैक चैनल से, बैक एंड डिप्लोमेसी से ईरान के बारे में बात करी जाए। एंड इन द एंड गेम यही है कि इफ वी कैनॉट गो टू सेंट्रल एशिया और फर्दर थ्रू पाकिस्तान, देन वी विल गो थ्रू ईरान। ये लबो अब यही है चीमा साहब, मतलब अगर नटशेल में बोलूं तो इसका निचोड़ यही है। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगर रास्ते में सपोर्ट नहीं करता और अफगानिस्तान ऑलरेडी लॉलेसनेस है, तो जो है वो
बंदर अब्बास या यहाँ से होते गल्फ ये हमारे अरेबियन सी से होते हुए आप जो है वो इंडिया सामान पहुंच सकता है। लेकिन मेरे साहब ये तो हो गया एक आपकी वायबिलिटी है, और ये लगता है कि ये मुमकिन है, जैसे आपने बताया कि और इसमें मैंने देखा भी है कि इंडिया और रशिया जो है उन्होंने इस पे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में बात भी की है कि $5 बिलियन की वो सालाना जो है वो ट्रेड करेंगे इस पे, इस कॉरिडोर के ऊपर पर्टिकुलरली। और फिर इंडिया यहाँ से सूडान और देन यूरोप जो आपने डिस्कस किया, ईस्टर्न यूरोप और टर्की से होते हुए ऊपर जाएंगे। सो ये तो एक चीज हो गई जिसमें हमें पता चलता है कि ईरान जो है वो उसको उसके साथ वो आपको हेल्प भी आउट कर रहा है रशिया के साथ मिलके। लेकिन मेरे साथ अगर आप देखें, अगर ओवरऑल मैं एक सवाल पूछूं कि जो शिया कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इम्प्रूविंग इंडिया ईरान रिलेशंस, या क्या आप समझते हैं वो डोरमेंट है? क्योंकि पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी बहुत बड़ी ताकतवर कम्युनिटी है, बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है। जैसे फॉर इंस्टेंस बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, इनकी जो नानी थी, आई थिंक शी वाज फ्रॉम ईरान, यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो की थिंक जो वाइफ थी। तो अभी बिलावल गए थे तो वो बड़ा वो कर रहे थे कि भाई मेरा भी यहाँ से ताल्लुक है। तो आपको कोई अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से कि इंडिया के अंदर शिया का कितना कोई इन्फ्लुएंस है, और वो हेल्प आउट कर रहे हैं चीजों को मेन स्ट्रीम करने में, या इंडिया ईरान रिलेशन इंप्रूव करने में, या जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इंडिया उसको किस इन कैश इन कर रहा है, या पर्टिकुलरली शिया कम्युनिटी को इन इंप्रूविंग रिलेशन विद ईरान? चीमा साहब, विदाउट टेकिंग नेम्स, मैं समझ गया आपका इशारा, और आपका इशारा सही है, गलत नहीं है आपका इशारा, बट मैं माफी चाहूंगा, नाम लूंगा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा पीपल आर पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव ऑन दीज मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड शिया सुन्नी, वो थोड़ा सा वो फंसने में बात हो जाती है। लेकिन आपकी बात सही है। पहली बात तो यह है कि शिया कम्युनिटी इंडिया में इनके बिजनेस हाउसेज हैं चीमा साहब, विच आर सो रिच कि आप और मैं गिनते गिनते बुढ़े हो जाएंगे, इनके डॉलर खत्म नहीं होंगे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, whether in IT field, whether in pharmaceuticals field, they are very, very big, very big. Number one. Number two, in foreign service, in the armed forces, in the government, various people belonging to the Shia community have played a very, very important role for India. अब बैक एंड में ये लोग क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ईरान में, आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट यस, आई हैव पर्सनली मेट 1 or 2 people ऑफ शिया कम्युनिटी, जिनके मैं घर पे गया हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंगलोर, मैं इनके घर पे गया हूं, एंड आई हैव सीन दैट दे रेगुलरली विजिट ईरान। ये ईरान विजिट भी करते हैं, ये ईरानियन एम्बेसी भी जाते हैं, एंड दे आर द पीपल, एंड दे आर चीमा साहब एक्सट्रीमली वेल टू डू पीपल। मतलब इनके नौकर करोड़पति हैं, मैं वो बोल रहा हूँ आपको, ये इस लेवल के लोग हैं कि इनके नौकर चाकर करोड़पति हैं। दे आर दैट लेवल ऑफ पीपल, एंड ऑब्वियसली दे वांट गुड रिलेशंस विद ईरान, बिकॉज दे हैव टाइज टू ईरान, दे हैव स्पिरिचुअल टाइज टू ईरान, एंड ये जाते रहते हैं। इतना मुझे पता है, बाकी डिटेल में कौन सा बंदा क्या कर रहा है चीमा साहब, दैट आई एम नॉट अवेयर, बट यस, व्हाट यू आर सेइंग इज अ फैक्ट। ये जो आप कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, ये है। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताइएगा, ये जो I2U2 एक समिट हो रही है अगले महीने, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, लेकिन वहां पे बैठ के जो है वो आई से मुराद इजराइल एंड इंडिया है, यू से मुराद उन्होंने US और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रखा है, ये जो एक्रोनिम्स देते हैं ये। सो ये आप क्या समझते हैं, ये I2U2 व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज गोइंग टू मेक इन रीजन? पहली बात तो ये बताइएगा कि अमेरिका ने क्या जरूरत महसूस की टू टेक इंडिया आउट ऑफ साउथ एशिया एंड टू गेट इनटू मिडिल ईस्ट? एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इन्होंने मिडिल ईस्ट में उधर इंडिया को जो है वो लेके जा रहे हैं इंडो पैसिफिक में, कहाँ नीचे तक, तो ऑस्ट्रेलिया और उधर सारा, और उधर अफ्रीका तक। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि क्या इंडिया को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, वन। दूसरा, क्या अमेरिका को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा खित्ते में? दैट इज अनदर पॉइंट जो कि इंडिया को बार बार एंगेज कर रहे हैं। एंड थर्ड, आप क्या समझते हैं इंडिया जो है वो इस I2U2 समिट में व्हाट रोल इट कैन प्ले, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इंडिया? क्या इंडिया इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं तो इस वजह से लेके जा रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि
इंडिया को जिस तरह क्वाड में एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है, तो इस खित्ते में भी रोल दिया जा सकता है। गो कि ये खिता थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, यहाँ पे बड़े ताकतवर प्लेयर हैं एज कम्पेयर टू इन क्वाड में, उसे एड कम्पेयर टू इंडो पैसिफिक, वहां तो गिने चुने हैं। तो ये आप I2U2 को कैसे समझते हैं? ये हाउ मच क्यों अमेरिका को जरूरत पड़ी कि इंडिया को साउथ एशिया हमारे पास आप अच्छे वाले रहते हैं, आप किधर मिडिल ईस्ट जा रहे हैं मेरे साथ? जी जी, चीमा साहब, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, I2U2 का जो पूरा मामला है, फर्स्ट उसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ। एक तो ना कि ये वर्ल्ड के बिगेस्ट रिलीजन्स का एक मीटिंग पॉइंट है। जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स थे ना, जिसमें मुस्लिम्स एंड जूज एंड क्रिश्चियंस, तो बड़ा फेमस था वो अब्राहमिक अकॉर्ड्स। और ये जो I2U2 है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको अब्राहमिक अकॉर्ड से मिला नहीं रहा, लेकिन इसमें हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जूज भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा एक मिला है जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 प्रोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट तो नहीं कहूंगा, हर एक रिलीजन ग्रेट है, लेकिन 4 प्रोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एक साथ होकर आए। पहली दूसरी चीज, फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल एंगल, जी मतलब इंडिया इज एन एक्सेप्टेबल entity everywhere except for 1 or 2 countries, जिसमें हो सकता है पाकिस्तान शामिल हो, कभी कभी चाइना भी हो जाता है ऐसा। nobody has got a very harsh opinion about India. हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसे, आप चीमा साहब पता नहीं पाकिस्तान में मिलता नहीं मिलता, च्यवनप्राश जानते हैं आप क्या होता? नहीं, इट्स आयुर्वेदिक चीज होती है। इट्स समथिंग विच इज नेचुरल, विच इज ऑर्गेनिक। खाते कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर है, तो काफी इंडियंस खाते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना चीमा साहब, वो च्यवनप्राश जैसी है। अगर आप खाओगे तो फायदा होगा, फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा कम से कम। सो व्हेन अमेरिका पुट्स इंडिया इन फ्रंट ऑफ, आप च्यवनप्राश तो नहीं लिख रहे चीमा साहब अपने उस पर कि लिख को जरा मंगवाऊं काके, एनीवे दैट्स दिस थिंग। तो चीमा साहब बेसिकली क्या है कि व्हेन यू इंट्रोड्यूस इंडिया, दैट इंडिया इज अ पार्ट, देयर इज जनरली नो ऑपोजिशन टू इंडिया, वेदर फ्रॉम UAE, वेदर फ्रॉम इजराइल और सऊदी अरेबिया और एनी अदर कंट्री। आपको कभी हार्श ऑपोजिशन इंडिया, क्योंकि इंडिया ने जब भी गेम खेला है सॉफ्ट पावर का गेम खेला है, इंडिया ने कभी हार्ड पावर का गेम खेला ही नहीं। 1-2 बार एक्सेप्शंस हुए हैं, वेदर मालदीव्स और वेदर श्रीलंका, बट अदरवाइज इंडिया हैज जनरली नॉट प्लेड द हार्ड पावर गेम। हमारा गेम सॉफ्ट पावर का है। सबको पता है कि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इंडिया कुछ गलत करने नहीं आ रहा, उनको पता है। सो नोबडी माइंड्स। अमेरिका सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अमेरिका वांट्स टू फेवर, America also realizes that they need a partner, whether it's West Asia, whether it's Middle East. America needs a partner, and one partner, चीमा साहब, जिसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो हर एक ग्रुप में, आपके मेरे ग्रुप में कोई एक बंदा होता है ना जो सभी का दोस्त होता है। एक होता है ना जिसकी किसी से रंजिश नहीं है, वो सभी का दोस्त होता है, सभी का यार है, सभी के साथ चल फिर रहा है, सभी के साथ उसके अच्छे रिले। वो इंडिया इज दैट काइंड ऑफ दिस थिंग। तो it is an acceptable partner to the Saudis. It is an acceptable partner even to Iran. It is an acceptable partner to Israel. It's an acceptable partner to the US. And in many situations, it is an acceptable partner even to the Chinese. In many situations, not all. China के साथ हमारे अलग इख्तिलाफात हैं, लड़ाई झगड़े अलग हैं, लेकिन ट्रेड भी है उनके साथ। तो I think this is one of the reasons. Also, they have seen that इन्होंने अमेरिकन ने ये देखा चीमा साहब कि इंडिया की एक एपेटाइट है फॉर प्रोजेक्शन। इन्होंने एपेटाइट जज कर ली। एक जमाने में इंडियंस आर वेरी दिस थिंग, नहीं यार आराम आराम से खेले, जैसे लाइक राहुल द्रविड़ खेलता ना क्रिकेट, सोच सोच के, करेक्ट टेक्निक के साथ। अब थोड़ा सा इंडिया अग्रेसिव होकर सामने आया है, एंड ऑब्वियसली अमेरिका कैनॉट डू इट अलोन चीमा साहब। अमेरिका कैनॉट डू इट अलोन। अमेरिका नीड्स अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी टू पार्टनर विथ, whether it is influencing West Asia, whether it's influencing Middle East, whether we are talking about Indo-Pacific, any other part of the world. They have found that Indian diplomacy had, और Indian economy also, सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी तभी कामयाब होगी जब आपकी इकोनॉमी कामयाब होगी, वरना तो अकेले डिप्लोमेसी क्या कर लेगी। तो इन्होंने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी है, उसने इनरोड्स बनाई है अपनी वेस्ट एशिया में, उसने इनरोड्स बनाई है अपनी मिडिल ईस्ट में। इंडियन मैन पावर वहां पे जाता है, जो गड्ढा खोदता है, टैक्सी चलाता है, एयरपोर्ट पे झाड़ू लगाता है, उस कंपनी का जो सीईओ है सारे इंडियन है वहां पे भी। इट्स नॉट जस्ट इन सिलिकॉन वैली, इट्स ऑल्सो इन द मिडिल ईस्ट, इट्स ऑल्सो इन द गल्फ कंट्रीज। तो उनको पता है कि इंडिया का एक्सेस है, सिर्फ नीचे लेवल पे नहीं, ऊंचे लेवल पे भी। बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज के सीईओ बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, दे आर इंडियंस। तो ये जो चीज है ना कि टोटल जो पैकेज व्हाट इंडिया ब्रिंग्स टू द टेबल, इट इज वेरी इजी टू सेल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग अ ग्रुप टू अदर नेशंस, कि वहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, हमें पता है।
कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो इट विल बी इजिली एक्सेप्टेबल। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं क्योंकि मेरी बात भी हुई है लोगों से हु आर इनटू ऑल दिस, जो डिप्लोमेट्स हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट इंडिया ने जो अपनी इमेज बनाई है, ठीक है, एक नॉन सिक्योरिटी स्टेट की, कि वी हैव नथिंग टू डू विद सिक्योरिटी, वी हैव एवरीथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और ठीक है, हमारे मुल्क में गरीबी है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंडिया ने करा कि वैक्सीनेशन भेज दिया, दवाइयां भेज दी, अनाज भेज दिया, अपने जो खाने वाने की चीजें भेज दी, तो ऑल दीज थिंग्स, इट हैज बिकम एन एक्सेप्टेबल पार्टनर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब भी अमेरिकन कहते हैं, अब इसराइल से तो कोई क्लोज नहीं, हम भी इतने अमेरिका के क्लोज नहीं जितना इसराइल है, राइट? पर इसराइल हैज गॉट अ फर्स्ट रेट मिलिट्री, इसराइल हैज आल्सो गॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, सब कुछ है, बट वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इसराइल की जो आप मिडिल ईस्ट में ले जाएं। वो इसराइल की हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी किस मुल्क के? इंडिया की है। ये गेम है जो इंडिया बहुत अच्छी तरीके से खेलता है। चीमा साहब, बिल्कुल ही। अच्छा, आप कहते हैं कि इंडिया जो है वो हर उसको वेलकम करता है और कोई सिक्योरिटी उस तरह के स्टेक्स नहीं है, लेकिन मेरे साथ सेंट्रल एशिया में भी आई थिंक ताजिकिस्तान में भी एक मिलिट्री बेस है, मडागास्कर में भी मिलिट्री बेस है। तो आप क्या समझते हैं, ये व्हाट्स द पर्पस हैविंग मिलिट्री बेसिस व्हेन इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड? वो क्योंकि इंडिया का कोई बहुत बड़ा मैन पावर भी नहीं है कि जी हमने यहाँ से इवैक्यूएट करना या इस तरह की चीजें करनी है। तो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इंडिया जो सेंट्रल एशिया को इंपॉर्टेंस दे रहा है, दैट इज फॉर रशिया, that is for China and that's for Pakistan and even getting closer with the Muslim world. तो ये जो चीज है, ये जरा मिलिट्री बेसिस वाला कॉन्सेप्ट समझाइए कि ये क्या है, क्योंकि मडागास्कर में एक रिसेंटली पता चला था, आई थिंक अल जजीरा ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि एक बहुत बड़ी पट्टी है और वो सारा तो आप इस पे कैसे देखते हैं कि बिकॉज अदर देन दैट कि डिफेंस पे बजट इतना ज्यादा लगा रहा है, आई थिंक थर्ड हाईएस्ट डिफेंस स्पेंडर है दुनिया में इंडिया, I think after America and then China and then India आता है। तो ये क्या मतलब लॉजिक क्या है, having military bases and then फिर आप स्पेंडिंग भी बड़ी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है वो हम सिक्योरिटी वाले लेंस से देखे भी नहीं जाते। हाँ, ये देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या मेडागास्कर में बेस है? बिल्कुल ठीक है। क्या फरकोर बेस जो आप तजाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है वहां पे, और मैंने ये भी सुना था मीडिया के थ्रू कि उसको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, बात यह है ना कि वही बेस अगर चाइना बनाएगा ना तो देयर विल बी लोकल ऑब्जेक्शन। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा किस तरीके से लोग भड़क रहे हैं श्रीलंका में, किस तरीके से लोग भड़क रहे हैं अफ्रीका में। इंडिया बेस बनाएगा मेडागास्कर में, कोई नहीं भड़केगा। इट्स लाइक वाटर। जब चाइना जाता है ना, चाइना जाता है लोहे की तरह, भारत जाता है पानी की तरह। आप पानी के साथ क्या दुश्मनी कर लेंगे? मैं आपको और तफसील से समझाता हूं। चीमा साहब, ऐसा है कि मैंने ये नहीं बोला कि इंडिया को लोग वेलकम करते हैं, मैंने ये बोला कि जनरली इंडिया से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मे बी वी आर नॉट एट अ स्टेज जहां पे लोग हमें हाथों हाथ लें और वेलकम करें, हो सकता है कि हम उस स्टेज पे नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी भी मुल्क को बोलेंगे कि क्या इंडिया बेस बनाना चाहता है, और अगर उस मुल्क के कोई ऐसे कोई प्लान्स नहीं होंगे जियो स्ट्रेटेजिक बहुत लंबे चौड़े, तो वो मुल्क बोलेगा ओके विल थिंक अबाउट इट। वो साफ मना नहीं करेगा। हो सकता है मना करे 2 साल के बाद, ना दे बेस या दे दे। लेकिन मीडिया हैज आल्सो रिपोर्टेड सम बेसेस इन मॉरिशस, दैट इंडिया इज टॉकिंग अबाउट सम लैंड इन मॉरिशस। मुझे नहीं पता वो हुआ कि नहीं हुआ है, बट मैंने पढ़ा था। देखिए चीमा साहब, इसमें ऐसा है कि इंडिया वांट्स टू स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस, और मोदी जी ने एक चीज शुरू करी है इंडिया में जो पहले नहीं थी या ना के बराबर थी, दैट इज मिलिट्री डिप्लोमेसी। That is military diplomacy. As you know, along with our foreign office, so you will see हमारे आर्मी चीफ्स यहाँ गए, वहां गए, इससे मिले, right? For better military tie-up, for better military coordination. जनरल नरावने थे, वो जनरल नरावने कितनी कंट्रीज विजिट कर ली जनरल नरावने ने। अब जनरल पांडे आए, ये भी 3-4 महीने के बाद ये भी बाहर दौरा करेंगे, और सिर्फ अपने पार्टनर्स का नहीं, और अलग अलग मुल्कों का। एक चीज। दूसरी चीज जिसका बेसिस से कोई ताल्लुकात नहीं है, India wants to be a top exporter of weapons to the world. India उसकी भी कोशिश कर रहा है, right? हमारे पास 1-2 प्रोडक्ट्स हैं which are world class, like for example BrahMos, जो हमने रशिया के पार्टनरशिप में बनाया। BrahMos Aeronautics Limited is based in India. I think बैंगलोर में कहीं पे वो। So वो हमने बनाया। This is a world class product. हमारे पास 1-2 और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, स्पेशली मिसाइल्स और रॉकेटरी में, which the world wants.
दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी। मिलिट्री डिप्लोमेसी सिर्फ ये नहीं कि सर हम आपके यहाँ बेसिस बना रहे हैं, इट्स ऑल्सो सेलिंग आत्मनिर्भर भारत, वी विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड देन वी विल गिव आवर स्टफ टू द वर्ल्ड। जैसे अमेरिका बेचता है, जैसे रूस बेचता है, जैसे चीन बेचता है, इंडिया क्यों नहीं बेच सकता? इंडिया के पता नहीं, मैं कह रहा हूं कि पिछले 3-4 साल में इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द वर्ल्ड, वेपन्स एक्सपोर्ट्स, चीमा साहब मैं कहीं देख रहा था, पता नहीं 200-300% जंप कर गए। एंड दे आर एक्सपोर्टिंग वेपनरी, दे आर एक्सपोर्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी खरीदता है। हाँ ठीक है, हो सकता है कि हमारे वॉल्यूम्स बहुत कम है एज कंपेयर टू अमेरिका, जाहिर सी बात है एज कंपेयर टू चाइना हमारे वॉल्यूम्स बहुत कम है, पर वी आर श्योर ऑफ आवर क्वालिटी एंड वी आर श्योर दैट वी विल गेट देयर। तो वहां पे सब लोग जो हैं हमारे अलग अलग मुल्कों में जो डिफेंस अटैचेज हैं हमारे, राइट, तो अलग अलग मुल्कों में जैसे एम्बेसीज के साथ होते हैं, वो एक जमाने में इतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे। टुडे एवरीबडी इज एक्टिव। मोदी जी ने सब में चाबी भर रखी है, सब लोग एक्टिव, कोई यहां जा रहा है फाइल पकड़ के, कोई इससे मिल रहा है, एंड पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। पहले डिफेंस अटैची अपना काम करता था, एम्बेसडर अपना काम करता था, ऑब्वियसली एम्बेसडर इज द बॉस ऑफ द एम्बेसी, तो उसके तो ऊपर कोई नहीं जाता, लेकिन सब अब पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। तो ये जो पूरा चल रहा है फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ बेसिस, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड दिस इज माय एनालिसिस। मुझे किसी ने बोला नहीं, बट मेरा एनालिसिस ये चीमा साहब कि द मोदी गवर्नमेंट बिलीव्स इन प्रोजेक्टिंग मिलिट्री पावर अब्रॉड। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर साहब का कहीं पर बयान आया था कुछ महीने पहले कि वी विल पुल आउट आर्मी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। मैंने ये भी बयान सुना कि दे विल पुल आउट आर्मी फ्रॉम कश्मीर, क्योंकि कश्मीर इंडिविजुअल वहां पे किलिंग्स हो रही है, लेकिन लार्जली इट हैज बीन कंट्रोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ऐसे कि अगले साल कर देंगे, हो सकता है 5-7 साल में। तो ये बंदे जाएंगे कहां पे फौज में? ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट मेरा एनालिसिस है कि ये बंदे अगर उठ के जाएंगे नॉर्थ ईस्ट से, इंडियन आर्मी के या नेवी के भी, एयरफोर्स के भी, ट्राई सर्विसेज, दे विल गो टू प्लेसेस लाइक मॉरिशस, दे विल गो टू प्लेसेस लाइक मेडागास्कर, और दे विल गो टू प्लेसेस लाइक सेंट्रल एशिया। तो ये भी है। लास्टली जो आपने बोला कि यू नो हैविंग पॉजिटिव रिलेशंस विद द इस्लामिक वर्ल्ड, दिस इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर इंडिया, वेदर इट इज ओआईसी, ये इंडिया के लिए प्रायोरिटी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों, और ये भी पाकिस्तान की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामिक कार्ड प्ले करके, राइट, वेदर इट वाज फॉर कश्मीर और इट वाज फॉर द ओन इंडियन पॉपुलेशन इन इंडिया, वो इस्लामिक कार्ड प्ले करके इंडिया को काफी कॉर्नर करा भी है इन द पास्ट सक्सेसफुली, और काफी कॉर्नर करने की कोशिश भी करी है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तब से वो जो उनको अवार्ड मिले हैं, और मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े लोगों ने, सऊदी अरब ने, बहरीन ने, और सब लोगों ने जो अवार्ड दिए हैं, यूएई ने, वो इसीलिए हैं क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है रिगार्डिंग मुस्लिम कंट्रीज। सो यस, यू आर राइट, सेंट्रल एशिया, इसमें क्यों 5 स्थान है वो, क्योंकि वो मुसलमान देश हैं, यूएई भी है उसमें शामिल, उसमें सऊदी भी शामिल है। तो जो हमारे इंडोनेशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जबरदस्त ताल्लुकात हैं, उनके साथ बिजनेस ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मलेशिया के साथ कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं हमारे, वो झूलता रहता है बीच में मामला। लेकिन हाँ, जनरली मुस्लिम वर्ल्ड में चीमा साहब, इंडिया हैज मेड एन इम्पैक्ट एंड हैज मेड वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ये और इतने क्लोज हैं कि जब हम बोलेंगे कि स्पीक फॉर अस वेयर इट मैटर्स, दे विल स्पीक फॉर अस वेयर इट मैटर्स। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कि एक आखिरी छोटा क्विक क्वेश्चन है और एक कमेंट भी है। आप कहते हैं कि ब्रह्मोस का जो आपने वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, वो तो रिसेंटली जब आपने वो जानबूझ के मिसाइल चलाया था टुवर्ड्स पाकिस्तान, कहते हैं साड़ा गलती ना छूट गया, तो वो तो उसमें मेजर साहब उसमें तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था। आई थिंक ब्रह्मोस फिलीपाइंस बाय कर रहा है, कोई $300-350 मिलियन का कोई डील शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुई थी कोई। तो उसमें वो जाहिर बात है क्वेश्चन मार्क तो लगा था उसके ऊपर भी कि भाई ये इनका मिसाइल प्रोग्राम किस तरह का है, मतलब ये चल गया है, इसी तरह निकल गया है, तो कल को हम ले वो कहीं और तरफ चीन की तरफ चल जाए, चीन ने तो माफ नहीं करना, उसने तो शुरू हो जाना है जो है ना, उसने तो ठोक देना है फिलीपाइंस को। तो एक कमेंट मैंने कहा जरा इससे पहले। नहीं चीमा साहब, आई थिंक जो बायर्स हैं इसके पोटेंशियल बायर्स, इट इज नॉट ओनली वन कंट्री, देयर आर 4-5 कंट्रीज जिनसे बातचीत चल रही है, एंड आई थिंक दिस सिचुएशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड दे हैव अंडरस्टूड सर। तो हमारे डिप्लोमेट्स जाके उनको पूरा एक थराजा एक तिरानी पूरी स्टोरी समझा दी, उन्होंने बोला हाँ साहब एक थराजा एक तिरानी, हम समझ गए, कहानी खत्म हो गई। दे हैव एक्सप्लेन्ड इट, डिप्लोमेट्स का काम ही होता है मरम रखना, एंड आई थिंक दे हैव एक्सप्लेन्ड इट, और बस ये तो दे हैव मैनेज्ड इट। ओके, एक आखिरी सवाल मेरे साहब, ये एक आखिरी सवाल ईरान को लेके एंड द अदर मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि आपने थोड़ा इसका रेफरेंस डिस्कस किया, आप क्या समझते हैं
पिछले 70-75 साल हाउ फार पाकिस्तान was able enough to garner and to get the support of the Muslim world, and particularly ये जो इस्लामी कार्ड आप खेलते हैं, जो कि बेसिकली आप सही कह रहे हैं, ये अब जो कार्ड है रिवर्स हो रहा है, बिकॉज अब वो जो मुस्लिम वर्ड है वो आपसे ताल्लुक मुस्लिम होने पे बेस पे नहीं बना रही, वो बना रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। तो आप क्या समझते हैं कि आप कंप्लीटली इसको अनडू करने की पोजीशन में हैं इस वक्त? जैसे सऊदी अरब के नजदीक होना या यूएई वगैरह तो चलो एक और लाइन पे चल पड़े हैं, वो तो अब वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड बन गया है, यूएई जो है ना वो तो एशियन वेस्ट पे बनता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड को जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ले आएंगे, या मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो एक इंगेजमेंट है वो हायर लेवल पे देख रहे हैं, जिस तरह के माजी में पाकिस्तान ने उनको रोक के रखा कि भाई देखो फलस्तीन का मसला नहीं हल हो रहा, कश्मीर का मसला नहीं हल हो रहा, तो इकट्ठे रहो। तो आप इसको अब कैसे देखते हैं फ्यूचर में इस इंडिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड को? नहीं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है चीमा साहब, एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। चीमा साहब, ऐसा है कि मुझे लगता है कि भारत ने काफी हद तक अंडू करा है, क्योंकि एक जमाना था कि हमें यह डर लगता था, इंडियन गवर्नमेंट को डर क्या, एक जिसको कहते हैं ना झिझक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एक झिझक थी मन में कि अगर हम इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो हमारे जो मुस्लिम्स हैं वो क्या सोचेंगे। अब कभी किसी ने एनालाइज नहीं करा इंडिया में कि भाई इंडिया के मुस्लिम्स का इजराइल से क्या लेने देना है, वो तो गए भी नहीं वहां पे। मैक्सिमम लोग कुछ गए होंगे जो ऑफिशियल या बिजनेस के लिए गए होंगे, 90%। मैं कभी खुद नहीं गया इजराइल कभी, तो इनका क्या मतलब है? तो मोदी गवर्नमेंट टुक द स्टेप ऑफ सेइंग दैट बॉस लिसन, लेट्स डू इट। दे डिड इट। ये गए, खूब घूमे, ये पैलेस्टीन भी गए, पैलेस्टीन भी घूमे, उनके साथ भी हाथ मिलाया, और नेतन्याहू के साथ भी हाथ मिलाया, सबसे हाथ मिला के सब। देखिए, ऐसा है कि आई थिंक वी हैव बीन एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड, और हमने मुस्लिम वर्ल्ड को इस बात में इंडिया कन्विंस करने का काफी हद तक इंडियन डिप्लोमेसी चीमा साहब सक्सेसफुल रही है कि इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। आपसी मफाद होते हैं और आपसी मफाद पे दुनिया चलती है। हमें आपसे तेल चाहिए, आपको हमसे डॉलर चाहिए, ठीक है? तेल का कोई मजहब नहीं होता, डॉलर का कोई मजहब नहीं होता। तो ये मजहब कार्ड आप लोग ना खेलें, इससे किसी का फायदा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली यूज करा कश्मीर को लेके और फलस्तीन को लेके काफी टाइम तक। बट जो इंडिया की अग्रेसिव डिप्लोमेसी हुई बीच में, उसने काफी हद तक अंडू कर दिया चीमा साहब। आप कंप्लीटली अंडू करें ना करें, मुझे लगता है ऐसा हो पाएगा, ये मेरा मानना है। आई डोंट नो, दैट ओनली फ्यूचर विल टेल। बट हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें चीमा साहब कि ये जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, इनमें की वो होता है ना पहले आप वाला जो चक्कर होता है कि कौन करेगा पहले, हु विल बेल द कैट, हु विल रिकॉग्नाइज इजराइल, हु विल से वी आर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, हु विल से कि ठीक है सब हम धंधे की बात करेंगे, हम कश्मीर डिस्कस नहीं करेंगे, हु विल टेल कि आप अपना एम्बेसी यहां पे बना लो, हम फिलिस्तीन की बात नहीं करेंगे, है ना? तो उसमें आई थिंक इंडिया हैज प्लेड अ स्टेलर रोल कि ठीक है, आपको कश्मीर की बात करनी है, आप बात करो कश्मीर की बात, ठीक है? आपको पैलेस्टीन की बात करनी है, आप जरूर करो, वो आपका हक है। वी आर नोबडी टू इंटरफियर इन योर फॉरेन पॉलिसी। लेकिन कश्मीर से ऊपर, पैलेस्टीन से ऊपर धंधा है। आप कभी दुबई गए, किसी शेख से मिले, तो आप शेख को बोलिएगा, उसको अरबी के अलावा कोई जबान नहीं आती होगी चीमा साहब, और मेरी गारंटी है किसी भी शेख को आप जाके वहां पे बोलिएगा, शेख साहब केम छो, वो बोलेगा मजा मा। मोदी जी ने गुजराती सिखा दी शेखों को, सब धंधे पे लग गए, एवरीबडी। दिस इज Indian diplomacy at its finest and most aggressive.